नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारे पास महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन से जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं और उसमें दो सूत्र हैं, सूत्र 14 और 15, हजारों साल पुराने। पर कमाल की बात यह है कि इनमें आज की फिजिक्स की झलक दिखती है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई प्राचीन भारतीय विचारक इतने आगे की सोच रखते थे? चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो पहला सूत्र है कार्य विरोधी कर्म। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा काम जिसका नतीजा उल्टा या विरोधी हो। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, कि कैसे वहां एस्ट्रोनॉट एक दूसरे को धक्का देते हैं तो दोनों पीछे हटते हैं। ये तो बिल्कुल न्यूटन का तीसरा नियम जैसा लग रहा है ना? एक्शन रिएक्शन वाला मामला। हाँ बिल्कुल, समानता तो काफी साफ है। न्यूटन का तीसरा नियम यही तो कहता है कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। और कनाद का सूत्र कार्य कर्म से विरुद्ध होता है। इसमें अगर कार्य को एक्शन माने और कर्म को रिएक्शन, तो बात तो वही हुई है ना। ये असल में दिखाता है कि बल जो है वो हमेशा जोड़ों में आते हैं, एक दूसरे के विपरीत। जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन का जो सिद्धांत है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, और ये सिर्फ स्पेस की बात नहीं है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है ये। जैसे मान लीजिए घर्षण या फ्रिक्शन। जब हम किसी चीज को, जैसे टेबल पर कोई ब्लॉक है, उसे सरकाते हैं तो फ्रिक्शन उसे रोकने की कोशिश करता है, उसकी गति का विरोध करता है। तो यहां भी एक क्रिया हो रही है, गति कराने की कोशिश, और उसका विरोध हो रहा है ना? बिल्कुल सही। और इसमें एक और मजेदार बात है, ये सिर्फ विरोध नहीं है, इसमें ऊर्जा का रूप भी बदल रहा है। वो जो गति की ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वो गर्मी में बदल जाती है, हीट में। तो ये भी सूत्र के अर्थ से जुड़ता है। एक क्रिया का विरोधी असर हो रहा है और साथ में कुछ बदल भी रहा है। काफी गहरा अवलोकन है ये तो। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो सूत्र 14 का जो मूल विचार है वो यही लगता है कि प्रकृति में क्रियाएं अकेली नहीं होती हैं। उनमें हमेशा समान और विपरीत प्रतिक्रियाएं या विरोधी बल शामिल होते हैं। बेशक कणाद का दृष्टिकोण शायद दार्शनिक था, गणितीय नहीं जैसा न्यूटन का था, लेकिन जो मूल अंतर्दृष्टि है वो तो कमाल की है। सही बात है। तो सूत्र 14 हमें एक्शन और रिएक्शन के बारे में बताता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एक्शन होता किस में है, मतलब वो कौन सी चीज है जिसमें ये सब हो रहा है। यहीं पर सूत्र 15 आता है, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम अति द्रव्य लक्षणम। ये सूत्र द्रव्य को परिभाषित करता है। द्रव्य यानी पदार्थ या सब्सटेंस। सुनने में थोड़ा सा जटिल लगता है ये, हाँ थोड़ा सा है, पर इसे तोड़कर समझते हैं। सूत्र कहता है कि द्रव्य वो है जिसमें क्रिया यानी एक्शन गतिविधि और गुण यानी क्वालिटी विशेषता होते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो इन सब का समवायी कारण है। अब ये समवायी कारण मतलब ये क्या चीज है? इसका मतलब है अंतर्निहित या आधारभूत कारण, इनहेरेंट कॉज। वो चीज जिसके बिना वो गुण और क्रिया हो ही नहीं सकते, जैसे मिट्टी और घड़ा। अच्छा, जैसे मिट्टी के बिना घड़े का ना तो आकार होगा, ना पानी रखने का गुण। मिट्टी ही आधार है। बिल्कुल, मिट्टी ही घड़े के गुणों और उसके अस्तित्व का समवायी कारण है। ये समझ आया। तो अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करें, जैसे इलेक्ट्रॉन का उदाहरण लें, तो इलेक्ट्रॉन हुआ द्रव्य, है ना? इसके गुण हो गए इसका मास, इसका चार्ज, और क्रिया हो गई इसकी मूवमेंट या इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए इंटरैक्ट करना। तो फिर इलेक्ट्रॉन का समवायी कारण क्या हुआ? वो आधार क्या है जिससे ये सब जुड़ा है? बहुत अच्छा सवाल है ये, और यहीं पर ये सूत्र और भी दिलचस्प हो जाता है। आधुनिक भौतिकी के नजरिए से देखें तो इलेक्ट्रॉन जैसी चीजें, उन्हें हम क्वांटम फील्ड्स की उत्तेजना मतलब एक्साइटेशन मानते हैं। तो वो जो क्वांटम फील्ड है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का समवायी कारण हुआ। वही वो आधारभूत वास्तविकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के गुण जैसे चार्ज, स्पिन, मास और उसकी क्रिया करने की क्षमता, ये सब उसी में निहित है। अरे वाह, वो फील्ड ली, वो मिट्टी है जिससे इलेक्ट्रॉन जैसा घड़ा बना है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। अगर वो फील्ड न हो तो इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व ही नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन द्रव्य नहीं तो उसके गुण और क्रियाएं भी नहीं। ये दिखाता है कि गुण और क्रियाएं पदार्थ से अलग नहीं है, वो उसी का हिस्सा हैं, उसी में निहित है।
और यही बात कणाद का सूत्र भी कह रहा है ना? क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। कमाल है। इसका मतलब ये हुआ कि गुण और क्रियाएं किसी चीज पर बस ऊपर से चिपकाई हुई नहीं हैं, बल्कि वो चीज के मूल स्वभाव से ही पैदा होती हैं। जैसे पदार्थ से ही ऊर्जा निकलती है, E=mc² वाला सिद्धांत। बिल्कुल, पदार्थ और ऊर्जा का वो द्वैत, वो भी इसी तरफ इशारा करता है। बेशक हम ये नहीं कह रहे कि कणाद क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात कर रहे थे, वो संभव ही नहीं था। लेकिन ये सोचना कितना दिलचस्प है कि वास्तविकता की एक गहरी आधारभूत परत का विचार, जिससे गुण और क्रियाएं जन्म लेती हैं, वो विचार दोनों जगह मौजूद है। एक जगह दार्शनिक अवलोकन से, दूसरी जगह गणितीय भौतिकी से। तो कुल मिलाकर देखें तो ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे हजारों साल पुराने ये वैशेषिक सूत्र उन आइडियाज को छूते हैं जिन्हें मॉडर्न साइंस ने बहुत बाद में बिल्कुल अलग तरीके से खोजा। जैसे एक्शन रिएक्शन का नियम, या पदार्थ की जो अपनी मौलिक प्रकृति है, जिसमें उसके गुण और क्रियाएं अंदर ही मौजूद होती हैं। हाँ, ये महर्षि कणाद की गहरी अंतर्दृष्टि को दिखाता है। उनका ये समझना कि पदार्थ जो है वो अपनी क्षमताओं को, अपने गुणों को, अपनी क्रियाओं को अपने अंदर ही समेटे हुए है। ये विचार आज की फिजिक्स की जो सत्ता मीमांसा है, मतलब चीजों के अस्तित्व को समझने का तरीका, चाहे वो कण हो, क्षेत्र हो या कारण कार्य संबंध हो, उससे कहीं ना कहीं मेल खाता है। ये जुड़ाव सच में बहुत विचारणीय है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि अगर ये प्राचीन भारतीय विचार भौतिकी के इतने मूलभूत सिद्धांतों के साथ इतनी अच्छी तरह से मेल खा सकते हैं, तो प्राचीन दर्शनों में न जाने और कितनी ऐसी गहरी बातें, ऐसी अंतर्दृष्टियां छिपी होंगी जो बस इस इंतजार में है कि हम उन्हें आज के नजरिए से, आज के विज्ञान की रोशनी में दोबारा देखें और समझें।